हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने एनिमल टिश्यू चालू कर दिया था। जंतु ऊतक हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जंतु ऊतक का मैंने एक पूरा चार्ट तैयार किया था तुम्हारे सामने। 4 टाइप के जंतु ऊतक होते हैं, उपकला, संयोजी, तंत्रिका और एक मांसपेशीय, जिसमें से हमने एक ऊतक पढ़ लिया था। कौन सा ऊतक पढ़ लिया था? उपकला ऊतक। कौन सा? उपकला ऊतक। वो भी 4 प्रकार के थे, सरल उपकला, स्तंभाकार, पक्षमाभी और एक कौन सा था? स्तंभाकार था, पक्षमाभी था, सरल था और एक घनाकार। ऐसे 4 हमने उपकला ऊतक तैयार किए थे। आज की जो क्लास है वो है जंतु ऊतक का सेकंड भाग। और कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। तो बताओ, संयोजी ऊतक मैंने 4 प्रकार के बताए थे तुम्हें। संयोजी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। वापस देखो 4 कौन कौन से। सबसे पहले तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। नंबर 2 कंकालीय संयोजी ऊतक। नंबर 3 वसा में। नंबर 4 गर्तिका में। ऐसे 4 प्रकार के क्या होते हैं? संयोजी ऊतक। फिर इस तरल को भी हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो है रक्त और एक है लसिका। एक तो रक्त और एक कौन सा? लसिका। इस कंकाल को भी 2 भागों में बांटा था। एक तो था अस्थि और एक था उपास्थि। एक अस्थि और एक उपास्थि। वसा में के कोई पार्ट थे नहीं, इसके भी 2 भाग थे। एक तो कंडरा और एक स्नायु। चलो, ये सारे हमें अभी कवर करने हैं इसी क्लास के अंदर। तो सबसे पहले ले लेता हूं मैं तरल संयोजी ऊतक। सबसे पहले कौन सा? तरल संयोजी ऊतक। देखो, सबसे पहले तरल संयोजी ऊतक। और तरल संयोजी ऊतक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप। एक तो रक्त है और एक लसिका। एक रक्त, एक लसिका, एक ब्लड, एक लिम्फ। तो सबसे पहले ले लेते हैं ब्लड। सबसे पहले रक्त, ब्लड। अब देखो, इस ब्लड की पूरी जानकारी देता हूं मैं तुम्हें। मानव के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कितना रक्त, ब्लड पाया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर कितना लीटर रक्त या कितना लीटर ब्लड पाया जाता है? तो अगर बात करें ना नर की, तो नर में तो 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। 5 से 6 लीटर। और अगर बात करें किसकी? मादा की, मादा में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। मतलब 1 लीटर कम है लेडीज में। लड़कियों की बात करें या लेडीज की बात करें तो उनमें 1 लीटर रक्त कम पाया जाता है। और अगर पुरुष की बात करें या एक वयस्क मानव की बात करें, ह्यूमन में बात करें, मेल की, पुरुषों की बात करें, तो उनमें 1 लीटर रक्त ज्यादा पाया जाता है। देखो, रक्त का निर्माण कहां पर होता है? रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो। इसका मतलब समझाता हूं। अस्थि का मतलब तो होता है हड्डी, मज्जा का मतलब होता है गड्ढा, हुआ। मतलब हड्डियों के अंदर गहराई में जाकर, हड्डियों के अंदर गहराई में जाकर, किसी खांच में जाकर किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। अब लड़कियों में रक्त कम होने का रीजन यही मान सकते हैं हम, क्योंकि ब्लड का निर्माण हो रहा है बोन्स से, हड्डियों से, जिसकी हड्डियां बहुत ज्यादा सॉलिड है, उसमें रक्त की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लड़कियों की जो बोन्स आती है, जो हड्डियां आती है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। किशोर अवस्था में उनकी जाकर हड्डियां क्या हो जाती है? नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो एक लॉजिक हो सकता है यहाँ पे कि इनमें रक्त की थोड़ी बहुत क्या होती है? कमी तो नहीं बोल सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रोंगनेस ऑफ बोन, इनमें जो रेंज ब्लड की वो थोड़ी सी क्या कम है।
ये निर्माण है। अब देखो रक्त एक संयोजी उत्तक है, रक्त एक कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, ये पूरी बॉडी से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे शरीर के हर अंग तक रक्त जाता है। और रक्त ऐसे नहीं अलग अलग जा रहा है, पूरा ब्लड आपस में कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है ना। पूरा खून ऐसे क्या, यहाँ तक खून अलग है, फिर इतना गैप है, यहाँ पर खून है, फिर गैप है, पूरा ब्लड एक साथ फ्लो होता है। रक्त का संगठन क्या है? रक्त का संगठन मतलब रक्त किस किस से मिलकर बना है, वो भी पढ़ लो आप। रक्त का संगठन, देखो रक्त दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है लसिका, प्लाज्मा, एक तो प्लाज्मा, एक तो क्या है प्लाज्मा, और एक है रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है? दो चीजों से। फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकंड इज ब्लड सेल्स। रक्त कोशिकाएं बोल दो या फिर आप इनको रक्त कणिकाएं भी कह सकते हो, रक्त कणिकाएं भी कह सकते हो। अब पूरे ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55%। पूरी बॉडी के यानी 5-6 लीटर ब्लड की बात करें ना, उसका 50% हिस्सा तो प्लाज्मा है, बाकी बचा कितना? 45। कितना बचा? 45 कौन होता है? ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स, रक्त कोशिकाएं। ठीक है, ये जो प्लाज्मा है, अब इस प्लाज्मा के अंदर 90% तो क्या होता है? वाटर। 90% प्लाज्मा में क्या होता है? जल। बाकी बचा क्या? 10%। 10% क्या होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जिनमें से 9.5 तो क्या होते हैं? कार्बनिक। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अकेले ब्लड में से प्लाज्मा कितने प्रतिशत है? 55%। उस 55% में भी 90% उस प्लाज्मा में क्या है? जल है। 90% उस प्लाज्मा में क्या है? जल है जी। बाकी कितना बच रहा है? 10%। कितना बचा? 10%। इस 10% में भी 9.5 तो कार्बनिक पदार्थ है। और कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। मतलब खून के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कार्बन मिक्स है, ब्लड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कार्बन मिक्स है, तो वो कार्बनिक पदार्थ है। अब वो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? देखो जो खून के अंदर है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब कार्बनिक कंपाउंड है। दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल इन ब्लड इन 9.5 कंसंट्रेशन। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सब कार्बन से बने हैं, इन सब में कार्बन की मात्रा होती है। ये कार्बनिक पदार्थ है 9.5 इस 10% में से। बाकी बचा कितना? 0.5%। 0.5%। और ये जो 0.5% है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब अकार्बनिक पदार्थ। क्या है? अकार्बनिक पदार्थ, मतलब इनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। तो रक्त में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें कार्बन नहीं होता और वो 0.5% के साथ रक्त में मौजूद है? तो वो है सभी खनिज लवण, सभी खनिज लवण। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, लोहा है, आयोडीन है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी सल्फर है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है, जिंक है। ये सब बिल्कुल कम कंसंट्रेशन में रक्त में मौजूद होते हैं। और इन सब का कार्य, इन सब में कार्बन है। क्या दिख रहा है? कार्बन आपको नहीं है ना कार्बन? तो ये कौन से पदार्थ? ये अकार्बनिक। कौन से पदार्थ? ये कार्बनिक। इनकी मात्रा कितनी है? 0.5%। ये कौन से पदार्थ है? कार्बनिक। इनकी मात्रा कितनी है? 9.5%। बाकी 10% तो क्या होता है? जल होता है। ये प्लाज्मा का संगठन है, इन सब से प्लाज्मा मिलकर बना हुआ है, मतलब ये रक्त का 55% भाग है, रक्त का 55% भाग है। बाकी रक्त का 45% 3 कोशिकाएं होती है, RBC, WBC
और एक है प्लेटलेट्स। ये लो, ये कितनी कंसंट्रेशन में है? 45%। तो वो तो संगठन हो गया ये वाला, किसका? प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार इनकी जानकारी और ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले ले लो नंबर 1 पर आरबीसी। पूरा नाम क्या है? लाल रक्त कोशिका, या फिर आप क्या बोल सकते हो? कणिका। रेड ब्लड सेल्स या कार्पस। रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स। अब देखो, ये जो आरबीसी है ये किसका भाग है? रक्त कोशिकाओं या रक्त कणिकाओं का। और ये कितनी है? 45%। लेकिन जो 3 है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें से भी अकेली आरबीसी कितने प्रतिशत है? इसकी मात्रा कितनी है तीनों में? 99%। अब देख लो, इस 45% में से 99% तो अकेली आरबीसी है। 99% तो अकेली आरबीसी है। इसका आकार कितना होता है? देखो, आकार बहुत छोटा आकार है। इनका आकार माइक्रोमीटर में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? माइक्रोमीटर। मीटर का बहुत छोटा पार्ट है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग है। बहुत छोटी यूनिट हो गई। इनका आकार होता है, ठीक है। इनका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन। मतलब 120 दिन के बाद आरबीसी खत्म हो जाती है, वापस नहीं बनना स्टार्ट हो जाता है। आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का काम क्या है? देखो, आरबीसी के 2 काम है। आरबीसी के 2 काम है। एक तो क्या, आरबीसी में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HB। आरबीसी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। सुना होगा नाम आपने, HB। ये हीमोग्लोबिन क्या करती है? एक तो रक्त को लाल रंग देती है। रक्त को कैसा रंग दे रही है? लाल रंग। दूसरा, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, देखो हीमोग्लोबिन बहुत काम की चीज है। एक तो हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर दे रही है। दूसरा, हीमोग्लोबिन क्या करती है? जो बाहर से जब ऑक्सीजन आती है ना, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं ऐसे, तो ऑक्सीजन अंदर गई तो ऑक्सीजन सीधी जाके ब्लड में मिलती है। तो ऑक्सीजन बहुत धीरे चलती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन बहुत धीरे चलती है। तो उस ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचना है। उस ऑक्सीजन को जो हम बाहर से आ रही है ना, उसको अंगुली तक भी आना है, कोहनी तक भी आना है, थाई तक भी आना है, घुटने तक भी आना है और टखने तक भी जाना है। ब्रेन में भी जाना है, लीवर में भी आना है, किडनी में भी जाना है, स्टोमक में भी आना है, स्प्लीन में भी आना है, सब जगह, गोल ब्लैडर में भी आना है। सब जगह बताओ ऑक्सीजन जाएगी कि नहीं जाएगी? तो उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेकर जाती है। ऑक्सीजन को अपने साथ कौन लेकर जाती है? हीमोग्लोबिन। विदाउट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं जा सकती। जा सकती है लेकिन सुन लो ध्यान से, एक बार जो ऑक्सीजन अंदर जाती है ना, उसको पांव तक नीचे पहुंचने में 3.5 साल लग जाएंगे बिना हीमोग्लोबिन के। अगर ऑक्सीजन अपने आप जा रही है तो, जैसे हमने एक बार ऑक्सीजन ली तो यहां तक पहुंचने में 2-3 साल लग जाएंगे। तो आप सोच सकते हो हीमोग्लोबिन कितनी जबरदस्त चीज है, कितनी जल्दी वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके फटाफट सभी अंगों तक पहुंचा देती है। तो काम समझ में आ रहा होगा। हीमोग्लोबिन यानी कि HB किसके साथ अटैच हो जाती है? ऑक्सीजन के साथ, और एक यौगिक बना देती है HbO2, दैट इज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या नाम है इसका? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है ना, यही वो यौगिक है जो शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। समझ में आ गई बात? तो ये काम था किसका? आरबीसी का। देखो, मैं आरबीसी की पूरी जानकारी नहीं दी है मैंने। तुम्हारी 9th क्लास है, जब तुम 10th क्लास में होगे ना, तो तुम्हारे एक चैप्टर है, 2nd चैप्टर, ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। वहां पर मैं रक्त पूरा पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये कुछ नहीं बताया अभी। तुम्हारे सिलेबस, जो तुम्हारा 9th का सिलेबस है ना, उससे तो बहुत ज्यादा बता दिया।
लेकिन इसकी पूरी जानकारी आपको 10th क्लास में मिलेगी, ठीक है। ये आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी, सेकंड क्या है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका या कोशिका। इसका एक और नाम है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, श्वेताणु। क्या बोलते हैं, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट। हाँ, ये ध्यान रखना, आरबीसी का भी एक और नाम है, उसको रक्ताणु बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, रक्ताणु। जो डिटेल आपने आरबीसी की दी है वही डिटेल किसकी देनी है, डब्ल्यूबीसी की। तो देखो डब्ल्यूबीसी तो बहुत कम मात्रा के अंदर है, 99 तो अकेली आरबीसी आ रही है, बाकी जो 1% है उसमें डब्ल्यूबीसी भी है, उसमें प्लेटलेट्स भी है। इसका जो जीवन काल है, इसका जो जीवन काल है वो होता है 5 से 7 दिन। और जो इसकी साइज है ना, इसका आकार, एक चीज का और ध्यान रखना, आरबीसी की जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये कोशिका ही तो है, रक्त कोशिका, तो आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। इसकी जो कोशिका है उसमें केंद्रक पाया जाता है। इसकी जो आकार और आकृति है वो डब्ल्यूबीसी की तरह, सॉरी आरबीसी की तरह ही है, लेकिन इसकी साइज आरबीसी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, आरबीसी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, देखो डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का क्या बोलते हैं, सिपाही। सिपाही किसे कहते हैं, जो हमें, जैसे मान लो बाहर के सिपाहियों की बात करें, सोल्जर जो हमारे बॉर्डर पर बैठे हैं, वो क्या दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, तो हमारी बॉडी में हमारी रक्षा कर रही है डब्ल्यूबीसी। अब वो रक्षा किससे कर रही है, रोगों से कर रही है। डब्ल्यूबीसी किसके अगेंस्ट लड़ रही है, डिजीज के अगेंस्ट, रोगों के अगेंस्ट। तो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी का क्या है, सोल्जर। हमारी बॉडी का क्या है, सोल्जर है, सिपाही है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनी सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम। देखो जो रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने का जो तंत्र बॉडी में तैयार होता है ना, वो कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। इसीलिए दैट इज कॉल्ड द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए से हमारा शरीर का क्या बोलते हैं, सिपाही कहा जाता है। ये लो, ये डब्ल्यूबीसी भी क्या होगी, कंप्लीट। नंबर 3 पर कौन है, प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु, बिंबाणु भी बोलते हैं इनको, पट्टिकाणु या बिंबाणु। थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, एक और नाम है इनका, थ्रोम्बोसाइट। ये साइज में सबसे छोटी कोशिका है, सबसे स्मॉल है अगेंस्ट आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। सॉरी, कंपेयर देन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी से सबसे, मतलब आकार में भी और आकृति में बहुत छोटी है, छोटी कोशिका है। इसकी कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है, इसकी कोशिका में भी केंद्र क्या होता है, अवेलेबल है। ओके, इसकी जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन काल है इसका, वो होता है 10 दिन। कितना होता है, 10 डेज। कितना है, 10 दिन। ओके, इसका कार्य, ये क्या काम करती है, इसका काम है रक्त के थक्के का निर्माण करना, रक्त के थक्के का निर्माण करना। देखो रक्त के थक्के से मतलब है, कई कबार जब हमारे चोट लग, जैसे मान लो हाथ पर चोट लग गई तो ब्लड बाहर आता है ना, थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि खून अपने आप ही आना रुक गया। तो वो खून अपने आप आना रुका नहीं है, जैसे ही खून बाहर आया उसके साथ प्लेटलेट्स भी बाहर आई।
तो प्लेटलेट्स बाहर आकर एक जाल बना लेती है, जहां पर चोट लगी ना वहां पर एक जाल बन गया, और उस जाल की वजह से खून आना क्या हो गया, बंद हो गया। उसी जाल को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। तो रक्त का जो थक्का बनाने का काम करती है वो कौन करती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स, सो मेकिंग ब्लड क्लॉट अगेंस्ट टू इंजरी, रक्त के थक्के का निर्माण करती है, और कम से कम इस प्रक्रिया में 10 मिनट का टाइम लगता है। अभी थक्का कैसे बनता है ये भी मैं पूरा समझा सकता हूँ, लेकिन मतलब ही नहीं 10th क्लास में, ठीक है। तो संयोजी उत्तक का पहला पोर्शन हमने कंप्लीट किया, तरल, तरल संयोजी उत्तक, उसका पहला भाग था रक्त, रक्त मैंने कंप्लीट समझा दिया, शॉर्ट एंड स्वीट। एक और उसका पार्ट था लस्सी का, कौन सा पार्ट है, लस्सी का, वो भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। लिम्फ, लस्सी का को क्या बोलते हैं, लिम्फ। देखो जैसे मान लो ये धमनी है, जानते हो ना रक्तवाहिनियां 3 प्रकार की होती है, शिरा, धमनी, केशिका। ये धमनी है और ये धमनी की ब्रांच है ऐसे, देखो जैसे मान लो ये क्या है, धमनी, और इधर से ये क्या आ रही है, शिरा। ये क्या है, शिरा। शिरा और धमनी के बीच में जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, रक्त की सबसे छोटी नली, उसे हम बोलते हैं केशिका। उसे हम क्या बोलते हैं, केशिका। देखो मैं बात कर रहा हूँ रक्त वाहिनियों की, रक्त वाहिनियां जिसके अंदर रक्त चलता है। तो रक्त वाहिनियां 3 होती है, शिरा, धमनी, केशिका। शिरा ये जो आपको दिखती है ना ब्लू कलर की, ये धमनी लाल कलर की होती, नजर नहीं आती। केशिका तो बहुत छोटी है, उसको तो हम देख भी नहीं सकते, वो इन दोनों के बीच में होती है, इनको कनेक्ट करने वाली होती है। तो ये शिरा और ये केशिका। तो जैसे रक्त आता है ना, जैसे धमनी में ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये क्या है, ब्लड। जैसे ही धमनी में ब्लड चलता है ऐसे, तो अब ब्लड कहां पर आया, केशिका में। कहां पर आया, केशिका में। तो ये केशिका क्या करती है, इस रक्त का 10% हिस्सा, 90% तो आगे कवर हो गया, 90% तो आगे चला गया, तो केशिका 10% हिस्सा निकाल लेती है। जैसे ही रक्त केशिका में पहुंचेगा, केशिका इसका 10% हिस्सा निकाल लेगी, और वो 10% हिस्सा किसको दे देगी, इस केशिका के पास बहुत सारे ऐसे केशिका के पास बहुत सारे लस्सी का उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, या इनको आप बोल सकते हो लस्सी का वाहिनियां, लस्सी का वाहिनियां। तो केशिका क्या करेगी, जो 10% ब्लड का हिस्सा निकालिए ना, वो 10% डाल देती है किसमें, लस्सी का वाहिनी में। और उस लस्सी का वाहिनी में ये रक्त जाकर इस लस्सी का वाहिनी में क्या बन जाता है, लस्सी का मतलब लिम्फ बन जाता है। यहां पर ये रक्त क्या बन चुका है, लिम्फ, लस्सी का बन चुका है। और ये लस्सी का क्या काम करता है, ये वही काम करता है जो रक्त करता है। रक्त का काम क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक एनर्जी पहुंचाना, खाद्य पदार्थ पहुंचाना, शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जित पदार्थ लेकर आना किडनी तक, ठीक है, उपयोगी पदार्थ पहुंचाना या मिनरल्स पहुंचाना, खनिज लवण पहुंचाना, पोषक तत्व पहुंचाना, ये सब काम किसका है, रक्त का। तो रक्त का जो काम है ना, वही काम लस्सी का करता है। अब लस्सी का उन भागों में जाता है जहां पर ब्लड नहीं जा पाता, तो ब्लड इंटरनल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता, अंदर से भी अंदर वाले अंगों में, तो वहां पर रक्त नहीं जाता, वहां पर कौन जाता है, लसिका। और लसिका का निर्माण केशिकाओं के कारण होता है। ये लो, ये छोटा सा स्पीच था किसके ऊपर, लसिका के ऊपर।
तो ये हमने एक संयोजी उत्तक कंप्लीट किया है, तरल संयोजी उत्तक। कंकालीय वसा वो छोटे छोटे उत्तक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से संयोजी उत्तक का सेकंड पोर्शन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।